Good morning friends, welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th subject biology, chapter number 8, cell the unit of life, lecture number 3. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वह थे यूकैरियोटिक सेल्स और लास्ट में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो आज हम इससे आगे का अपना टॉपिक लेके चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है सेल ऑर्गेनल का कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल क्या क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसको हम नॉर्मली थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आती है सेल वॉल जो नॉन लिविंग पार्ट है, और सेकंड आता है प्रोटोप्लास्ट जो सेल का लिविंग पार्ट है, और इनके बीच में आते हैं वैक्यूल्स। ये भी एक तरीके से नॉन लिविंग पार्ट ही है, लेकिन किन्हीं किन्हीं सेल्स में गैस वैक्यूल होते हैं और किन्हीं किन्हीं के अंदर सेप वैक्यूल होते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल यूकैरियोटिक में नॉन लिविंग पार्ट है जिसमें 3 लेयर्स मौजूद होती है। सबसे आउट वाली लेयर मिडिल लेमिला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल कहलाती है। जबकि प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट लिविंग पोर्शन है, और प्रोटोप्लास्ट को आगे सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म देखें, एक छोटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। कि सेल के अंदर केवल उसके सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, ये सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लेकिन सेल ऑर्गेनल के साथ अगर हम न्यूक्लियस को ऐड कर देंगे तो वह साइटोप्लाज्म न कहला के प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। याद रखना, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों कंबाइन आते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म में ओनली फॉर उसके सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। प्रोटोप्लाज्म में बता चुका हूँ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों कंबाइन होते हैं, और न्यूक्लियस में 4 स्ट्रक्चर होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। जबकि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल होते हैं। सेल ऑर्गेनल भी 3 टाइप्स के आपको मिलते हैं। फर्स्ट है डबल मेम्ब्रेन वाले, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन वाले, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जबकि मेम्ब्रेन लेस वाले स्ट्रक्चर आपको राइबोसोम इसमें आपको दिखाई देता है, और सेंट्रियोल भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कवरिंग के तौर पे आपको मिलता है। और सेल वॉल जो है आपको फंजाई में, प्लांट में और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ही पाया जाएगा। एनिमल की किसी भी सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। कि सेल वॉल जो है न सिर्फ सेल को शेप देने का काम करता है, बल्कि उसको डैमेज से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। एक ये कुछ पूछ सकते हैं, ये कॉमन कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है और फंजाई की किसकी बनी होती है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो है वह पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। हमारी सलाइवा और टीयर्स में हमारी जो लार है और आंसू है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। कि हमारे सलाइवा और टीयर्स अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर लगते हैं तो उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होता है। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया में सेल वॉल बनने ही नहीं देती, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो एंटीबायोटिक भी जो है वो एक टाइप से बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। तो सेल वॉल बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूकोपेप्टाइड की। सेकंड आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है उसमें
ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल पाई जाती है। फंजाई की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल आपको काइटिन की बनी हुई दिखाई देती है, जबकि एल्गी की बात करें तो एल्गी में सेल्यूलोज गैलेक्टेंस की बनी हुई सेल वॉल आपको मिलती है और इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड भी सेल वॉल में मौजूद होते हैं। प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, सुबेरिन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बनी हुई सेल वॉल मिलती है, जबकि आपको माइकोप्लाज्मा, यूग्लिनॉइड, स्लिम मोल्ड, प्रोटोजोआ और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट मिलेगी, यानी कि उनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल, कि प्लांट की सेल वॉल किन किन से बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल नॉर्मली 3 लेयर्स से बनी होती है, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। फर्स्ट बात करते हैं मिडिल लेमिला की। इट इज़ द आउटर मोस्ट कनेक्टिंग लेयर प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, कि लगातार 2 पास वाली सेल को जोड़ने का काम करती है मिडिल लेमिला, और केमिकली ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कि ड्यूरिंग द फ्रूट रिपनिंग, के फलों के पकने के दौरान मिडिल लेमिला जो है वह डिज़ोल्व हो जाती है, जिसके कारण फल पक जाते हैं। और डिज़ोल्व किस एंजाइम से होती है तो आपको बताना पड़ेगा, पॉलीगैक्टोरोनेज एंजाइम से यह डिज़ोल्व होती है। सेकेंड लेयर जो आती है वह प्राइमरी वॉल कहलाती है। यह एक पतली लेयर है जो हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, सेल्यूलोज और स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बनी होती है। और सेकेंडरी वॉल थर्ड लेयर है जो प्राइमरी वॉल के नीचे की तरफ मिलती है, जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सुबेरिन आदि से बनी होती है और कैरेक्टरिस्टिक बाय थिकनिंग ऑफ लिग्निन, इनके अंदर लिग्निन भी मौजूद होता है जो इसकी खासियत है। एग्ज़ाम में आपके प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल से रिलेटेड डिफरेंस को भी पूछ सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज के फाइबर आपको क्रॉस लिंक दिखाई देते हैं इस तरीके से, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज के फाइबर आपको पैरेलल तरीके से अरेंज दिखाई देते हैं। प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो उसमें हेमीसेल्यूलोज ज़्यादा होता है और सेल्यूलोज कम होता है। इसका अपोजिट सेकेंडरी सेल वॉल में मिलता है। सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज मोर क्वांटिटी में होता है, जबकि हेमीसेल्यूलोज लेस क्वांटिटी में होता है। और एक ये भी पूछते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल जो है किस तरीके से बनती है, कि अगर उनके मतलब सेल वॉल्स मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, के ग्रेन्यूल्स की तरह जमने के कारण, डिपोजिशन होने के कारण ये प्राइमरी सेल वॉल बनती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में क्या है कि लेयर के फॉर्म में डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन का मतलब हम यह कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक जो नई परत बनेगी, जो नई लेयर बनेगी, वह ग्रेन्यूल के तौर पे बनती है प्राइमरी सेल वॉल में, जबकि कंप्लीट लेयर के फॉर्म में बनती है सेकेंडरी सेल वॉल में। सेल वॉल बनने के दौरान ये मान लो एक सेल वॉल बन गई है, लेकिन सेल वॉल बनने के दौरान कहीं कहीं पर लिग्निन की थिकनिंग एब्सेंट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे गड्ढे के जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको पिट्स कहते हैं। याद रखना कि पिट्स क्या है कि सेल वॉल फॉर्मेशन के दौरान जब लिग्निन की लेयर्स बन रही होती है तो किन्हीं किन्हीं जगह पर लिग्निन की लेयर छूट जाती है, नहीं बन पाती है, उस वहाँ पे गड्ढों के जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कहलाते हैं पिट्स। और पिट्स जो है सिंपल और बॉर्डर 2 टाइप्स के होते हैं। अगर पिट्स की बात करें तो ये पिट्स जो है उसके बीच वाला हिस्सा थोड़ा फूला हुआ स्वॉलन स्ट्रक्चर हुआ है, जिसको टॉरस कहते हैं। याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि टॉरस कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है कि सेल वॉल बनने के दौरान जो पिट्स बने थे बीच वाली जगह पे कहीं कहीं पे छूट गई थी सेल वॉल, उसको तो पिट्स कहा गया, और पिट्स के बीच में स्वॉलन पार्ट टॉरस कहलाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड बता सकता हूँ कि मान लो ये 2 सेल्स थी, इसमें भी ये एक जगह पे सेल वॉल बनी नहीं, दूसरे वाले में भी एक जगह पे सेल वॉल बनी ही नहीं,
तो जब दोनों की जगह पर सेल वॉल नहीं बनी तो एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में चला जाता है। तो ये जो कनेक्शन बनता है बिटवीन एडजेसेंट सेल्स के बीच में, कि लगातार दो सेल्स के बीच में सेल वॉल नहीं बनी जिससे एक कनेक्शन बन गया साइटोप्लाज्म के आने जाने के लिए, इसी कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। याद रखना, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? Pits provide the cytoplasmic connection between adjacent plant cells, and this cytoplasmic connection are called plasmodesmata. And plasmodesmata allow the movement of transport the ion and other molecule between the cells, कि इनको सेल्स के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स विद इन द प्लाज्मोडेस्माटा इज कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल्स। याद रखना, डेस्मोट्यूब्यूल्स कहीं पे वर्ड आए तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स मौजूद हो जाएं तो उसको डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वह टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि सेल वॉल के नीचे की तरफ आपको सेमी परमिएबल इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मेम्ब्रेन मिलती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और इसकी डिस्कवरी की थी क्रीमर और नगेली ने 1855 में, जिन्होंने इनका नाम सेल मेम्ब्रेन रखा था। द मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड दैट आर द अरेंज इन बाइलेयर, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ज़्यादातर लिपिड पाया जाता है वह फास्फोलिपिड होता है जो दो परतों के रूप में बाई लेयर के फॉर्म में मिलता है। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी जो है वह सबसे बेस्ट सेल मानी जाती है सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए। केमिकली कंपोजिशन की बात करें तो लिपिड 20 to 7% होता है सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन भी 20 to 70% होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट 1 to 4% आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, और वाटर जो है अराउंड 20% आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ मॉडल्स भी दिए गए थे, जिसमें पहला जो मॉडल था वह था सैंडविच मॉडल, जो 1938 में दिया था डैनियली एंड डेवसन ने, जिसमें उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को 70 to 80 एंगस्ट्रॉम बताया था। सेकंड जो मॉडल दिया गया था वह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, जिसको 1958 में रॉबर्टसन ने दिया था और उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस को 75 एंगस्ट्रॉम तक बताया था। और थर्ड जो मॉडल दिया था जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, और यह सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जिसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। और उन्होंने यह चीज़ बताई थी कि प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड, कि उन्होंने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक अपना कथन कहा था, स्टेटमेंट कहा था कि प्रोटीन के बर्फ़ के टुकड़े लिपिड के समुद्र में तैर रहे हैं। ये बात उन्होंने बताई थी कि जैसे पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है, फ्लो करती है, उसी तरीके से प्रोटीन जो है लिपिड्स के ऊपर फ्लो करता है। ये उनका मॉडल कुछ इस तरीके का था। आगे हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के कुछ कॉमन टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले तो हम ये बता चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है और प्रोटीन की बाइलेयर इसमें मौजूद होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा फंक्शन तो यह है कि यह मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरी सेल के आर पार जाने में हेल्प करती है। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस टाइप के मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। याद रखना, बहुत सारे मॉलिक्यूल सेल वॉल के अक्रॉस चले जाते हैं बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के, उनको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जबकि कुछ कुछ मॉलिक्यूल है वह एनर्जी मिलेगी उनको तभी वह एक सेल से दूसरी सेल में सेल मेम्ब्रेन को पार कर पाएंगे, तो वह कहलाएगा एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट में बी मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ नॉर्मली डिफ्यूजन के ज़रिए पहुंचता है, और वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि जो वाटर है वह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, सेल मेम्ब्रेन को पार करता हुआ, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो क्या है, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को पार नहीं कर पाते। उनको उस सेल मेम्ब्रेन को कह सकते हैं कि पार करने के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो ही अगर वो प्रोटीन उनको मिल पाएगी तो ही उस सेल मेम्ब्रेन को वह क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन कुछ आयंस जो हैं वह सेल मेम्ब्रेन को कह सकते हैं क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी उनको एटीपी के तौर पे मिलती है। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।